नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। प्रदेश में मतांतरण संबंधी हालिया गतिविधियों को देखते हुए प्रदेश सरकार बेहद सख्त हो गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौजूदा मतांतरण कानून को और सख्त बनाने के निर्देश दे दिए हैं। इसमें अब सजा की अवधि और जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया जा सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मिशन काल नेमी पर लगातार नजर रखने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक एसआईटी गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करी। उन्होंने कहा, उत्तराखंड सीमांत भूमि होने के साथ सनातन की पुण्य धरा है। इसके लिए यहां जनसांख्यिकी में बदलाव की कोशिश भी अगर की गई तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा, उसे रोका जाएगा। 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान। खटीमा में एक नए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया गया, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को और मजबूती देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड को शिक्षा का हब कहा जाता है और यहां की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की पहल पर प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूल तैयार किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। इसमें बाइट क्यों? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी माया जाल नहीं फैलाती। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करती है और शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प को पूरा कर रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है शिक्षा को प्राप्त करना, उसी की ओर हम काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड तो शिक्षा का हब कहलाता है और इसको और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं, इसको और अच्छा हम कैसे बना सकते हैं और उन बच्चों को बेहतर सुविधा कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। चाहे स्वास्थ्य की मैं बात करूं, चाहे स्वच्छता की अगर मैं बात करूं, वहां पर हमारे जो स्कूल हैं उनको मॉडर्न बनाने की अगर मैं बात करूं, इन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी सदस्य गणेश गोंदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश में हो रही घटनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार से पूछा कि मंदिर परिसर में इतनी बड़ी घटना हुई, उसका जिम्मेदार कौन है। गणेश गोंदियाल ने यह भी कहा कि आजकल उत्तराखंड में लगातार यात्रा पर श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। पुलिस ने भी इंतजाम ठीक नहीं किए हैं। गणेश गोंदियाल ने हरिद्वार हादसे के हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की है। रविवार को हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में हुई दुखद घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। हादसे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सभी उत्तराखंड स्थित मंदिरों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मंदिरों में प्रबंधन को और ज्यादा सक्रिय किया जाए। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति का पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने खुद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने के बाद अब उत्तराखंड में भी 10वीं और 12वीं के स्कूलों को आधुनिक बनाने के नाम पर मर्ज करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि स्कूलों को मर्ज या बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि 10वीं और 12वीं के स्कूलों को आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसके लिए क्लस्टर सिस्टम बनाया गया है। तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष स्कूलों में बच्चों की कमी की वजह ढूंढने की जगह उन्हें बंद कर देना चाहती है।
स्कूल मर्ज नहीं कर रहे हैं। अगर एक बच्चा भी कहीं स्कूल में होगा तो वो स्कूल मर्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन हम लगभग 550 क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं और लगभग 225 PM श्री स्कूल बना रहे हैं। क्लस्टर स्कूल का उद्देश्य है सरकार का कि वहाँ हॉस्टल दिया जाए, वहाँ बच्चों के लिए 100 रुपये पर डे आने जाने का दिया जाए, और बहुत अच्छे स्कूल हम वहाँ बना रहे हैं ताकि हम अपने प्रदेश में अच्छे स्कूल दे सकें, ताकि बच्चे जो है जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं हमारे सरकारी स्कूल में आए। बात तो ये कि हमारे यहाँ कुल मिला के 2295 जो है इंटर और हाई स्कूल है, उसके क्लस्टर बना रहे हैं, 559 क्लस्टर बना रहे हैं, जो कि 1520 विद्यालयों को कैटर करेंगे, और जो बच जाएंगे वो खुद में क्लस्टर होंगे क्योंकि उनके आसपास कोई दूसरे स्कूल नहीं है। जहां तक बात आती है विद्यालय बंद करने का, ऐसा कोई योजना नहीं है। योजना केवल यह है कि हम उस क्लस्टर के एक विद्यालय को पूर्ण रूप से सुसज्जित कर दें, वहां शिक्षण व्यवस्था को ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। 1488 स्कूल चिन्हित किए गए हैं पूरे राज्य में, जिनको बंद करने की योजना सरकार की। ये क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर, आप जो राज्य में विद्यमान स्कूल है उनको चला नहीं पा रहे हो। पूरे प्रदेश के अंदर आपको मालूम है 1000 से ज्यादा इस समय पद प्रधानाचार्यों के रिक्त पड़े हुए, हेडमास्टर्स के उतने ही पद रिक्त पड़े हुए, प्रवक्ताओं के, LT के। पूरे प्रदेश के अंदर स्कूलों में मास्टर ही नहीं है। राज्य की सरकार स्कूलों में टीचर ही नहीं भेज रही है। राज्य की पूरे प्रदेश के अंदर स्कूलों की जो बिल्डिंग्स है वो जर्जर है, उनकी हालत खराब है। पूरे प्रदेश के अंदर आज जो अशासकीय विद्यालय हैं, उन अशासकीय विद्यालयों में जो महाविद्यालय है हमारे, वहां पे 2019 से जो है वो भर्ती बंद है। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी 10वीं और 12वीं के स्कूलों को आधुनिक बनाने के नाम पर मर्जर करने की तैयारी कर रही है। अब ऐसे में एक तरफ जहां सरकार स्कूलों को आधुनिक बनाने की बात कर रही है, तो वहीं इस मर्जर से सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जिनके दरवाजों पर अब ताला लगने की चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं। आपको बता दें कि क्लस्टर सिस्टम के तहत उत्तराखंड में छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों में मर्ज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई ऐसे स्कूल भी हैं जो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। धामी सरकार इसे मॉडर्नाइजेशन तो जरूर कह रही है, लेकिन विपक्ष इसे शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी बताकर सरकार के इस फैसले पर कई सवाल खड़े कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस कदम से छात्रों की शिक्षा आधुनिक होगी या फिर दूरस्थ इलाकों में शिक्षा और भी दूर हो जाएगी। कैमरामैन प्रभात कुमार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, प्राइम न्यूज, देहरादून। लाल कुआं गौला रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर दिन भर रेलगाड़ियों के आवागमन से घंटों रेलवे फाटक बंद रहता है, जिसके चलते दोनों ओर लंबा जाम लगा रहता है। इससे कई बार आम लोगों समेत प्रशासन तक को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने यहां फ्लाईओवर बनाने की मांग की। इधर बीजेपी के पूर्व विधायक सहित कांग्रेस नेताओं ने भी रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर जल्द बनाने की मांग उठाई है। स्थानीयों का कहना है कि गौला मार्ग के रेलवे क्रॉसिंग पर लगाने वाले जाम की समस्या को दूर करने के लिए क्षेत्र के लोग कई सालों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं। लगभग 3 साल पहले केंद्र और राज्य सरकार ने रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर को हरी झंडी देते हुए बजट जारी करके फ्लाईओवर बनाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के चलते निर्माण कार्य पर अचानक से ब्रेक लग गया। लंबे समय से एक क्षेत्र की मांग रही है लाल कुआं रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर बनने की, जिसमें कि रोज़ की 20 से 25 हज़ार लोगों की आवाजाही है और 1.5 लाख करीब जनसंख्या प्रभावित है। शांतिपुरी से लेकर हल्दचोड़ की, बंगाली कॉलोनी से लेकर सभी जनता की जो प्रतिदिन की आवाजाही है वो सिटकुल, हल्द्वानी, सरकारी गैर सरकारी ड्यूटी जाने वाले लोगों को प्रतिदिन देर होती है और हॉस्पिटल जाने वाले जो एम्बुलेंस से या अपने पर्सनल वाहनों से उनको लेट होती है। हम सभी लोग प्रभावित भी हैं, शिकार भी हैं और मन ही मन आय भी करते हैं, लेकिन कोई उपाय निकलता नहीं। माननीय सांसद जी ने पहले भी उस पर प्रयास किया था, लेकिन शायद
कुछ कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पाया। अभी पुनः जनता के दबाव में, जनप्रतिनिधियों के दबाव में और साथ ही साथ लालकुआ स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या को देख करके सभी को लगता है कि ओवरब्रिज होना चाहिए। माननीय सांसद जी ने संज्ञान लिया है, घोषणा की है, कार्रवाई करने की बात हुई है। तो वहीं रुड़की तहसील में एसडीएम कार्यालय पर मंगलौर क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर पहुंची थी, जिन्होंने एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी के नाम का एक ज्ञापन दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि निर्वाचन कार्यालय रुड़की में तैनात इंतजार मलिक नाम का एक ऑपरेटर महिलाओं के साथ अभद्रता करता है। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इंतजार मलिक पर चरित्रहीन होने का भी आरोप लगाया है। आरोप ये भी है कि अपनी गंदी मानसिकता की वजह से ही इंतजार मलिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बार बार कार्यालय में बुलाता रहता है और इस दौरान ड्यूटी लगाने के नाम पर रिश्वत लिए जाने का भी आरोप महिलाओं ने लगाया है। कोई महिला है आपकी? जी, हमारे स्टाफ की महिला है, उन्हें इतना बढ़ावा दे रखा है कि मतलब वो चाहती है तो ड्यूटी लग जाती है, वो चाहती है तो ड्यूटी हट जाती है। और किसी को अगर प्रॉब्लम है तो उसकी ड्यूटी बिल्कुल नहीं हट रही है। हमारे बीच में एक बहन आई है, अपना मेडिकल भी साथ लाई है, पैर पे उसकी पट्टी बंधी हुई है, 3 दिन से चक्कर काट रही है। हालांकि दूसरी लेडी का नाम दे दिया गया उसकी जगह कि भाई इसकी लगा दो, उसकी जगह वो करने को तैयार है, मगर उसकी ड्यूटी नहीं हटा रहे, लेटर पकड़ते ही नहीं हाथ में। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के हिसाब से इस चरण में कुल 70% मतदान दर्ज किया गया, जो कि राज्य के लोकतांत्रिक चेतना का प्रमाण है। खास बात यह भी रही कि इस बार महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कहीं ज्यादा थी, जिससे पंचायत स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी को बल मिलता नजर आ रहा है। प्रदेश के 40 विकास खंडों में स्थित 4709 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। हालांकि कई पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम ने मुश्किलें खड़ी की, फिर भी लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है। अब सबकी निगाहें 31 जुलाई को है, जब वोटों की गिनती होगी। इधर पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मतदान प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए सभी मतदान कर्मियों और आमजनों को भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इससे संबंधित सभी कर्मियों को पूर्व में ही निर्वाचन विभाग ने आवश्यक प्रशिक्षण दे दिया है। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम हैं। पुलिस बल की तैनातगी के साथ ही अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा चुकी हैं। मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए। इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे जितने भी मतदान कार्मिक थे और सभी ऑफिसर्स जो इसमें लगे थे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत यहाँ की जनता का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और साथ में मतगणना को लेकर भी पूरी तैयारी हो चुकी है, जो भी ट्रेनिंग होनी थी, रैंडमाइजेशन होने थे और साथ में जो काउंटिंग के लिए टेबल, स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर्स की पूरी व्यवस्था थी वो हो चुकी है। और 31 तारीख को नियत समय पे मतगणना भी शुरू हो जाएगी और इसकी संपूर्ण तैयारियां जनपद स्तर पर की जा चुकी हैं। बीते रविवार हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ के दौरान 8 लोगों की मौत के बाद अब प्रदेश भर के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने सुरक्षा ऑडिट को लेकर एसओपी जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि गढ़वाल परिक्षेत्र के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर पुलिस के जनपद प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है, जिसमें ऐसे मंदिरों को चिन्हित करके जहां श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है वहां का हर एक 15 दिनों में सुरक्षा ऑडिट कराया जाए और इसकी रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाए। देखिए, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं और उनके प्रबंधन के लिए, भीड़ क्राउड मैनेजमेंट के लिए कल एक विस्तृत एसओपी जारी की गई थी, जिसमें कि प्रत्येक जनपद प्रभारियों को ये बताया गया कि अपने सीओ को निर्देशित करें कि प्रत्येक 15 दिन में वो पूरे धाम हैं, जो मंदिर हैं, जहाँ पे काफी संख्या में तीर्थालु आते हैं, उसका ऑडिट कर ले। ऑडिट में ये देखें कि इनका भीड़ का मैनेजमेंट कैसे होगा। साथ साथ यहाँ पर जितनी भी भौतिक सुविधाएं हैं
जैसे बिजली के तार और फायर सेफ्टी नॉर्म्स, इसको भी ऑडिट कर लें। साथ साथ इसको ये भी इंश्योर करें कि अगर कोई अप्रिय घटना जैसे भगदड़ की अगर स्थिति होती है तो कौन से होल्डिंग एरियाज होंगे उनको भी आइडेंटिफाई कर लें। हरिद्वार में नागपंचमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। बागों वाले देवता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ नाग देवता के दर्शन करने से न केवल काल सर्प दोष शांत होता है, बल्कि जिन लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं या फिर घरों में बार बार सांप निकलने की घटनाएं होती हैं, उन्हें भी यहाँ दर्शन से शांति जरूर मिलती है। उत्तरकाशी के सीमांत गांव कुपड़ा में नागपंचमी पर भव्य मेला आयोजित किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने शेष नाग देवता जाख महाराज और राजराजेश्वरी देवडोलियों को शिव मंदिर तक कलश यात्रा के साथ लेकर गए और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करी। इस दौरान पूरा क्षेत्र भोलामय नजर आया। ग्रामीणों का मानना है कि आज के दिन जो कुपड़ा गांव आकर के शेषनाग के दर्शन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, संतान प्राप्ति के लिए भी यहां पर कई जोड़े कामना करते हैं। चाहा आज देवता के आशीर्वाद से यहाँ पे नागपंचमी के मेले में आया और सन 2017 के बाद से ऑलमोस्ट हर साल हम लोग यहाँ आते हैं। मैं और मेरा परिवार सब आए हैं यहाँ से। आस्था की बात तो ये है कि देवता ने मुमकिन कराया है, जबकि रास्ता थोड़ा ख़राब था, बारिश का मौसम, फिर भी देवता मुमकिन कराते हैं। और जब से मैं जुड़ा हूँ देवता से, मतलब मैं उतना ज़्यादा धार्मिक था नहीं, बट देवता पे मेरी बहुत आस्था है और जो भी कुछ मांगा है या चाहा है वो बिना मांगे ही पूरा हुआ है। तो ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं कभी मांगने की। तो अक्सर सवाल होते नहीं मेरे देवता से, वो देख रहे हैं, उन्हें पता है कि बच्चों को क्या चाहिए, तो वो अपने आप पूरे होते हैं। इसीलिए मतलब मैं तो बहुत आस्था रखता हूँ, इसलिए कहीं भी हूँ तो आने की कोशिश करता हूँ। क्या चाहेंगे आप देश दुनिया के लोगों से? मतलब धार्मिक बने, देश के लिए, धर्म के लिए करें अगर कुछ हो सकता है मुमकिन। और चमोली के जोशीमठ में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, प्रभावित हुआ है। बद्रीनाथ धाम में उफान पर अलकनंदा नदी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी। इस बीच आपको बताते चले कि जोशीमठ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी उफान पर है, साथ ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अलर्ट मोड पर है पुलिस भी और एसडीआरएफ भी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल भी आपको खबर बताई थी। बद्रीनाथ धाम के करीब अलकनंदा नदी उफान पर है, अपने चरम पर। यह आपको समझना पड़ेगा कि पहाड़ बेहद संवेदनशील होते हैं। पहाड़ जितने खूबसूरत लगते हैं, वहां रहना, वहां पर जीना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए किसी भी पहाड़ी से मिलिए तो सर झुका कर मिलिए, क्योंकि इनका कलेजा मादा और जीवन उतना ही संघर्षशील है, सम्मान योग भी। नारसन ब्लॉक के भगवानपुर चंदनपुर गांव में करीबन 10 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी शुरू नहीं हो सका है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद क्षेत्र की 15,000 से ज्यादा की आबादी अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इस केंद्र से कई आसपास के गांवों को लाभ मिल सकता था, लेकिन सरकारी लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते केंद्र अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। अस्पताल की दीवारों का जो प्लास्टर है वो उखड़ने लगा है और चारों ओर घनी घास फूस उगाई है। सरकार जहां एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का दावा करती है, तो वहीं जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। बंद पड़ा है कई साल से, मतलब इसमें कोई ना कोई अब तक आया, कोई मतलब नोटर, ना कोई ध्यान, ना कोई देखभाल। और ये सारे मतलब कोई इसमें झुंड वगैरह सब खड़ी है और बिल्डिंग भी इसकी मतलब खराब हो रखी है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर चंदनपुर, इसे करीबन 15-16 साल हो चुके। अभी तक ये बन के बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी, इसके बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीतागंज विधानसभा क्षेत्र के
कठर्रा गांव के 15 वर्षीय रफीक अहमद ने प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित कर दिया है। थाईलैंड में आयोजित अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया, जिसमें रफीक अहमद ने अहम भूमिका निभाई है। गांव लौटने पर कठर्रा के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। रफीक गांव के सफ़ी अहमद के इकलौते बेटे हैं और उन्होंने बताया कि उत्तराखंड से वही एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्हें टीम में जगह मिली। रफीक ने यह भी कहा कि कड़ी मेहनत और अभ्यास के बल पर उन्हें ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है। उन्होंने कहा कि टीम भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करेगी। रफीक ने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी और अपने चयन और उपलब्धियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आभार व्यक्त किया है। बहुत खुशी हुई हमें तो कि हमारे लड़के ने हमारा गांव, हमारा उत्तराखंड राज्य और सबको बहुत, हमारे ग्रामवासी बहुत आज खुश हुए कि उसने 3rd रैंक भी लेकर आया। कोई बात नहीं, आगे आने वाले कल में वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा, अपना चैंपियन लेके आएगा उत्तराखंड भारत के लिए। मैं उत्तराखंड सरकार से कहना चाहूँगा कि नए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा गांव के अंदर खेलने का मौका दें, गांव के लोगों को, बच्चों को, ताकि और बच्चे आगे बढ़ें, का नाम रोशन करें। मैं काफ़ी टाइम से सर प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए सर, खेलने के लिए सर। अभी तक मैंने सर नेशनल खेले थे, काफ़ी खेलो इंडिया भी खेला सर, पर एशियन चैम्पियनशिप सर इस साल खेला सर, तो बहुत खुशी हुई। और सर ऊपर से हमारा जो कैंप था सर वो 7 दिन का लगा, उसके बाद भी सर 7 दिन का कैंप लगने के बाद भी सर हमने ब्रोंज मेडल हासिल किया सर, बहुत बड़ी बात होती है सर। इसके अलावा आपने तैयारियां कहाँ से की थी वॉलीबॉल की? तैयारी सर मैं पहले तो अपने गोपेसर हॉस्टल में था, पहले चमोली डिस्ट्रिक्ट में वहाँ गोपेसर हॉस्टल है एक छोटा सा, वहाँ प्रैक्टिस करी की थी मैंने। फिर उसके बाद अभी मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थाई बेंगलुरु में हूँ, वहाँ प्रैक्टिस करता था मैं इस चीज़ की। उत्तराखंड प्राइम में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।